नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी जी। जीतू जी, आपका इंडिया 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद नवीन जी, आपको भी खूब धन्यवाद और स्वागत। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि बर्फ़ के पर्वत पिघलते जाएंगे, काम करिए हल निकलते जाएंगे, और मुश्किलों में अवसरों को देखिए अन्यथा अवसर निकलते जाएंगे। कांग्रेस बहुत समय से मध्य प्रदेश खासकर, बीच में थोड़ी एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निरंतर हार का सामना करना पड़ा। आपके कार्यकाल में बहुत लोग कांग्रेस छोड़ के भी गए और अब एक संघर्ष का माहौल है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एक प्योर कांग्रेस, एक शुद्ध कांग्रेस अब संघर्ष के लिए तैयार है? पहले तो ये जो पुरानी बातें थी कि इतनी बार हार गए, ये हो गया वो हो गया, छोड़ के चले गए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। ये 2 साल का आकलन करो आप। मेरा आपका जो सवाल है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस पूरे परिवेश में कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, विपक्ष के लिए अपना दायित्व निभाया या नहीं? मुझे फ़ख्र है इस बात का कि ऐसा एक भी मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी को जनता के लिए बात करनी थी हमने नहीं छोड़ा। कोशिश की, लड़े, बहुत 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 यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग ज़िले में सही, उसके बाद भी अपनी बात कही। मैं मानता हूं कि पूरी पार्टी का जो वैभव है वो लौटाने की तड़प है हमारे कार्यकर्ताओं में। जहाँ तक सत्ता का विषय है, विपक्ष का विषय है, ये लोकतंत्र का एक होती हुई प्रक्रिया है, पर अब कांग्रेस को सत्ता में आना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी को आना है, इसलिए कि प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी के करप्शन से, कुशासन से, अहंकार से, नफरत से, घृणा से, अलोकतांत्रिक व्यवस्था से बचाना है जी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लाना ही है। ये दृढ़ संकल्प कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता का, नेता का, परिवारजन का और 80% जनता का जी बन चुका है जी। अगर मैं बात करूं, जो अभी आपने कहा कि आपने कहा लोकतंत्र में हार जीत होती है और लोकतंत्र में हार जीत स्वीकार भी है, लेकिन जब लोकतंत्र की हार जीत पर सवाल हो जाए कि ये जो हार जीत का तरीका है, हमें हराया जा रहा है तमाम अनफेयर प्रैक्टिस करके, कांग्रेस अब ये मानने लगी है कि कहीं कुछ है जिसकी वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई ना कोई खामी है। और सीधे सवाल अभी आपने चुनाव आयोग पर भी उठाए, वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया। उसकी परिणति ये हुई कि कम से कम SIR हो रही है, एक जो इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है। 40 लाख तो मध्य प्रदेश में ही वोटर ऐसे हैं जिन पर अभी सवाल है। तो कुछ तो विरोध की परिणति निकलती है, लेकिन आपको लगता है कि ये SIR होने से, ये जो वोटिंग जो रिवीजन हो रहा है, जो नई वोटर लिस्ट बनेगी, इससे आपको आपने फायदा भी शुरुआत में कहा कि मुश्किलों में, आपदा में अवसर की तलाश कर जी, है ना? मैं मानता हूं कि SIR पूरे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठजोड़ से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। पर SIR से हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पे काम करके भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य को मध्य प्रदेश में बेनकाब, मतलब उल्टी बांस बरेली हो गई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं बहुत हम्बल, विनम्रता से, कि जो वोट का पैटर्न देखें कि कहाँ के कटे, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ लंबे वोटों से जीतती है, 1-1 लाख वोट से जीतती है, वहाँ पे 50-50 हज़ार नाम कम हुए, 1-1 लाख नाम कम हुए। 40 लाख, 41 लाख नाम कम होना ये मैसेज है कि जो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था वो 30 लाख, 31 लाख वोट ज़्यादा ला के जीता था। वोट कटे 41 लाख, यानी चोरी से जीता था। ये तो क्लियर हुआ। ये एक इंसेंटिव अगर चुनाव आयोग ने लिया, सवाल ये नहीं है कि पीछे क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, सवाल ये नहीं है कि वो, जवाब ये नहीं बीजेपी चोरी से सत्ता में आ गई। सवाल ये है कि भावी पीढ़ी के लिए लोकतंत्र बचाना है या नहीं बचाना है। देश के आम नागरिक से मेरी प्रार्थना है कि आपके घर में समस्या है, तकलीफ है, दर्द है, परेशानियां है, महंगाई है, फिर भी बीजेपी जीत रही है।
कारण क्या है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र एक तरह से देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। राहुल गांधी जब इस बात को उठा रहे हैं तो सिर्फ उठाने के लिए, राजनीतिक प्रोपोगेंडा के लिए या बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं उठा रहे हैं। अगर आपका जनप्रतिनिधि चुन नहीं पाओगे, आपकी सरकार को पनिशमेंट नहीं दे पाओगे, आपकी सरकार को प्रोत्साहित नहीं कर पाओगे, तो फिर नागरिकों के अधिकार तो राजतंत्र की ओर चला गया। लोकतांत्रिक राजतंत्र को मिटाना है तो चुनाव आयोग को मजबूर करना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए राजतंत्र जो स्थापित हुआ है इसको रोकना है तो फिर स्थापित करना पड़ेगा कि देश में फ्रीज हो वोटर लिस्ट उस दिन जिस दिन आचार संहिता लगे। अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी के और चुनाव आयोग के षड्यंत्र से देश को बचाना पड़ेगा। जो गिरवी रख लिया चुनाव आयोग को मोदी और अमित शाह ने, जो गुलाम बना लिया चुनाव आयुक्त को मोदी जी और अमित शाह ने, मैं ये आरोप मुंह से सोच समझ के बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग की नियुक्ति करते थे भूख सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, न्यायाधीश समाप्त। मोदी जी अमित शाह बचे, राहुल गांधी अकेले रह गए। 3 में से 2 को तय करना है। 2 अमित शाह और मोदी जी क्या तय करेंगे? अपने गुलाम को। और उन्होंने 3 गुलाम पैदा किए। तीन चुनाव आयोग को इन्होंने जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया, महाराष्ट्र की सरकार छीनी, मध्य प्रदेश की सरकार छीनी, बिहार की सरकार छीनी, ऐसे अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव की वोट चोरी को देश के सामने रखा। तो सिर्फ इतना आग्रह है कि अगर देश का लोकतंत्र बचाना है तो आज आवश्यकता हो गई है। पार्टी का विषय नहीं है, ये विचार का विषय नहीं है, मीडिया का विषय नहीं है, ये आम नागरिक का विषय नहीं है, ये सबका होल विषय है कि देश में बहुत 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 कुर्बानियों के बाद लोकतंत्र आया है, भारतवर्ष बना है, भारत माता का स्थापना हुई है। उनको बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा जी। ये लड़ाई है जी। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार को 2 साल हो गए, सरकार अपनी बात कर रही है, लेकिन मैं जीतू पटवारी जी से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष है उसके मुखिया होने के नाते सेल्फ असेसमेंट की बात करूंगा, क्योंकि स्व आकलन आपका 2 साल का ये जो संघर्ष है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कुछ रूठे, कुछ टूटे, कुछ जुड़े भी, लेकिन संघर्ष सबने देखा आपका सड़कों पे। नवीन, मेरा आग्रह है, मैं अब किसी भी मीडिया हाउस से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा कि आपने 2 साल में क्या पाया, क्या खोया। मैंने पहले सवाल के उत्तर में कहा कि हमने ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। एक दिन भी घर में नहीं बैठी कांग्रेस, सड़क पे, सदन में भी अपना दायित्व निभाया। हमारे विधायक और नेता प्रतिपक्ष जी, हमने अपना काम 100% ईमानदारी से किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हर मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पे थी, हमारे एजेंडे पे सरकार चली है। कांग्रेस के एजेंडे पे मोहन यादव चले, मोहन यादव का एजेंडा एक भी नहीं चल पाया। जिस तरीके से करप्शन है उसकी बात आपको करनी चाहिए जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहनों की असमत लूटी जाती है उस पर सवाल आपको करने चाहिए। ये देश प्रदेश हमारा है। क्या कारण है कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई? हमारे यहाँ पे 1.5 करोड़ बच्चे, 1,60,00,000 बच्चे आज से 7 साल पहले स्कूल जाते थे, आज 1,04,00,000 जाते हैं। हमारा बजट था 7,000 करोड़ का, आज हमारा बजट है 37,000 करोड़ का। उसके बाद भी 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 12,000 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, 10,000 स्कूलों में, 9,000 स्कूलों में एक टीचर व्यवस्था है। 300 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत पे खर्च हो गए पिछले 2 साल में। उसके बाद भी कम से कम सरकार के उत्तर के अनुसार 7,000 स्कूल के बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, बच्चे कम हो रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है शिक्षा की, उस परिस्थिति में उसकी बात हम नहीं करें तो कौन करे? आपने तो उसको 2 साल के उनके सारे दावों को सिरे से खारिज किया है। नहीं, खारिज नहीं किया मैंने, तथ्य और तर्क से बताया। सिरे से खारिज, तथ्य और तर्कों के साथ सिरे से खारिज किया है। साथ में जब आपके संघर्ष की बात कर रहा हूँ, अभी उसमें एक उम्मीद की किरण दिखी जिसमें पूरी कांग्रेस एकदम उद्वेलित हो गई। आप स्वयं बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। जब नेशनल हेराल्ड का डिसीजन आया तो माननीय अदालत ने उस पूरे मामले को तो सुनने योग्य नहीं समझा। तो अभी भी
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये तो जो ड्यू प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ऐसा है, मैं इसको सिर्फ नेशनल हिलाट से नहीं जोड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र कायम किया है, कांग्रेस पार्टी ने आपको वोट का अधिकार दिया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझसे सवाल पूछने की ताकत भी आपको दी है। ये कांग्रेस के विचार की सरकार ने किया है, पंडित नेहरू ने किया है। ये देशवासियों को ये बात जो आज की सरकार है वो उस बात को भुलाना चाहती है, झुठलाना चाहती है। यही कारण है कि पंडित नेहरू को बदनाम करती है, उस पंडित नेहरू को जिन्होंने 11-12 साल, जितने साल देश के प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी, उतने साल जेल में रहे हैं। वो सारी संपत्ति देश को दे दिया, उनको रोज़ गाली देते हैं आज भी। क्यों? इसलिए कि नेहरू रहेंगे तो बीजेपी की नफरत देश के सामने जिंदा रहेगी, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहेगी। लोकतांत्रिक व्यक्ति थे पंडित नेहरू। फिर इंदिरा जी को जिन्होंने छन्नियाँ करवा दी अपनी छाती को, उनको गाली देते हैं। फिर राजीव जी जिन्होंने चिथड़े उड़वा लिए, उनको गाली देते हैं। अब ये BR राव, अंबेडकर के जगह उसको लाना चाहते हैं, BR राव साहब को। क्यों? कि अंबेडकर रहेगा तो इनको पता रहेगा कि ये किस तरह के कृत्य इस सरकार ने, इसके नेताओं ने, इसके विचार ने समय समय पे किए हैं। अभी नया महात्मा गांधी के खिलाफ ये निरूपित नहीं, महात्मा, मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूँ कि अंबेडकर जी के साथ आप लोगों ने अन्याय किया। अभी तो ऐसी पब्लिक डोमेन में ये वो क्या कह रहे हैं ये अपनी जगह, तथ्य और सत्य क्या है वो अपनी जगह। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कहाँ जा रही है। अभी महात्मा गांधी के खिलाफ नरेगा से उनका नाम हटाया जाना है। महात्मा रहेंगे, गांधी रहेंगे तो गोडसे रहेगा, और गोडसे रहेगा तो किसका पितृ पुरुष है वो सब जानते हैं। तो कहने का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में देश को क्या दिया, 20 साल में प्रदेश को क्या दिया। क्या लॉजिक है कि अगर 20 साल से 22 साल से यहाँ हमारी सरकार है तो फिर मध्य प्रदेश के, मैंने शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, आज 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है मध्य प्रदेश पे स्वास्थ्य को। यानी 50,000 करोड़ को पर व्यक्ति डिवाइडेड करो आप, तो कोई सी भी दुनिया की बीमा कंपनी जो स्वास्थ्य के बीमे करती है, अगर आप उसमें 25,000 करोड़ रुपए उसको दे दो तो मध्य प्रदेश के सारे लोगों का इलाज मुफ्त में होता रहे, 10 लाख तक का। इतना करप्शन, इतनी अव्यवस्था। जिस सरकार को 22 साल हो गए वो शिक्षा मुफ्त नहीं दे सकती, फ्री नहीं दे सकती, टैक्स लेती है टैक्स पेयर से। जिस सरकार को 22 साल हो गए वो स्वास्थ्य ढंग से नहीं दे सकती, उसको बच्चे चूहे कतरते हैं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, और है तो वो कैसी है जो रोज़ आप बताते हो। तो ये करप्शन अद्भुत, अकल्पनीय ये सरकार करती है। तो जो ये जीतू पटवारी जी का जो अब संघर्ष है, पहले कांग्रेस ये कहती थी कि पहली बार मैंने एक मुद्दे की और टारगेटेड बात सुनी है, मैं सच बोल रहा हूँ। इस इंटरव्यू में मुझे एक बात बहुत कि नहीं हमारा काम है संघर्ष करना, जीत हार लगी रहती है। ये जो जीत की जिद है जी, ये जीतू जी की जीत की जिद, ये जो आपने अनुप्रास अलंकार जिसमें जा का कितना उदाहरण बार बार आवृत्ति हो रही है कि जीतू जी की जीत की जिद का जबरदस्त जानदार शानदार प्रदर्शन होगा 2028 ये मेरी जीत का विषय नहीं है। ये जीत मध्य प्रदेश की ज़रूरी है, ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ज़रूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर दिया है वोट चोरी करके कि हम हार ही नहीं सकते, इसके लिए आम नागरिक को अपने वोट की ताकत को निरूपित करने की ज़रूरत है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, जैसा आप मुझसे इधर उधर की बात करते हो, कोई भी जर्नलिस्ट करता है, तो अब मेरा विचार उधर जाता ही नहीं है। मेरा विचार तो उस तरफ जाता है कि हमारी सरकार है मोहन यादव की, प्रदेश की सरकार, उसको किस तरीके से काम करना था और किस तरीके से काम कर रही है। 167 करोड़ रुपया रोज कर्जा लेती है, डेली। अभी 1 घंटे जब आप और हम मिलेंगे, इस बीच में 8 करोड़ रुपए हमारे मोहन यादव कर्जा ले लेंगे। एक दिन में एक आदमी रोज, किसान एवरेज 25 रुपये कमा पाता है, 25 रुपये। हमारा किसान, हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, और हमारा मुख्यमंत्री जब विदेश जाता है तो 3 करोड़ रुपए रोज खर्च करता है। मेरी सरकार इस तरीके से अगर चलेगी, जो माइक भाषण देते हैं, करो अभिनंदन, बजाओ ताली, वो जो अभिनंदन और ताली बजाने वाला माइक है, उसका वो स्टेज है, उसके फूल हैं, उसकी सजावट है, उसकी कुर्सियां हैं, उसके जो बहनों को और
सरकारी भीड़ को लाया जाता है, उस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अच्छा, आप आएंगे तो नहीं ये सब नहीं करेंगे? नहीं, बात मेरे आने या नहीं आने की नहीं सरकार है, ये एक मैनेजमेंट की है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मतलब जैसे क्या होता है ना, उम्मीद है लोगों को जब बदलाव होता है, जैसे क्या हुआ, आम आदमी पार्टी आई कि कांग्रेस बहुत, मतलब जो शीला दीक्षित जी की कितनी उन्होंने छवि का विद्रूपण किया, आज दिल्ली याद करती है। तो अगर मान लीजिए सरकार आई, तो क्या आप कांग्रेस की सरकार क्या करें? मैं करेक्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी 70 साल से पावर में है, कहीं सत्ता में है, कहीं विपक्ष में है, देश में, है ना। यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, प्रियंका गांधी, इन सब फैमिली का कांग्रेस से अटैचमेंट रहा है जी। इन्होंने पहले लाए 4G, उससे पहले लाए बोफोर्स, उसके बाद लाए कोयला, उसके बाद लाए 2G, हाँ जो भी लाए, फिर अभी लाए नेशनल हेराल्ड। एक में भी कुछ भी निकला? अभी तक तो नहीं निकला। क्यों? अभी आगे भी नहीं निकलेगा, निकलता तो निकल जाता। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी जी। पर आपको गुमराह करना है, 2G वगैरह तो सब आपको गुमराह, 2G तो खारिज हो गया, कोयला स्कैम खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया है। ये सब बातें मैं आपसे नहीं, मैं तो देश से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सब होने के बाद कांग्रेस पे एक भी नेता को ये जेल की सलाख है तो फिर गिरफ्तार भी कर पाए क्या? नहीं कर पाए, क्योंकि सच नहीं था इनके साथ, भ्रम था, आपको गुमराह किया। कट्टरता, हिंदुत्व, नफरत, घृणा, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव, ये सब क्या है? इससे देश बनना है कि बिगड़ना है? मतलब देश को बिगाड़ने से मतलब नहीं, सत्ता पाने से मतलब है। नहीं, देखिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आप तो सनातन के विरोधी हो। मतलब इन बातों पे मैं उत्तर देना ही नहीं चाहता और किसी से मुझे सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मेरे कोई आगे है ना कोई मेरे पीछे है, फिर उनके राज में होते हुए हमारे प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार क्यों है? केप क्यों तोड़ दिया कमीशन का 50%? 4 गाड़ियों में सोना मिला सौरभ शर्मा का, कौन का था वो? पकड़ क्यों नहीं पाए मोदी जी? क्या लॉजिक है कि संजय पाठक ने इतनी बड़ी ज़मीनों और इतना बड़ा सब सहारा का ले लिया, आज तक पहुंचा क्यों नहीं गिरे वहाँ पे? क्या लॉजिक है? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा ना। गोविंद राजपूत ने उसके ससुर से ज़मीन दान में क्यों ले ली? ये जो मंत्रियों की संपत्ति आज क्या है और आज से 10 साल पहले क्या थी, ये पटल पे क्यों नहीं रखते? मैंने तो अभी सवाल मैंने तो अभी 2 दिन पहले, सुनिए मेरी सवाल सुनो तो, मैंने ये सवाल एक किसी से पूछा, मैंने ये सवाल ही पूछा और मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछा। मैंने कहा कि जीवन भर भैया आप लोग ईमानदार रहते हैं, तो बड़ा शायद 10-20 साल जब आप मंत्री विधायक रहते होंगे तो आपकी ईमानदारी से प्रेरित होकर लोग ज़बरदस्ती आपके जेबों में पैसे खोंस जाते होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, मतलब आप ईमानदार भी हैं। आपका जो चुनाव का डिक्लेरेशन फॉर्म है उस हिसाब से तो एक ढाबे पे आप खाना नहीं खिला सकते, लेकिन ये छत्र मंदिर लग रहे हैं, ये लग कैसे जाते? आप सवाल कहाँ से निकला, उद्वेलित कहाँ से हुआ? यही गांधी परिवार, इसने तो दान दे दी पूरी संपत्ति अपनी देश को। पंडित नेहरू दे गए थे, इंदिरा जी दे गई थी। उसके बाद जो सोनिया गांधी इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी, उनका भी तो रोज़ डिक्लेरेशन आता है ना हर चुनाव में। राहुल जी का भी आता है, इंदिरा जी का भी आता है, कांग्रेस के और नेताओं का भी आता है। जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे एक को नहीं बचने दूंगा, सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा, कहाँ है वो सलाखें, कहाँ है वो जेल? जब हम कह रहे हैं 50% का खेब है, अगर ये सरकार मोहन यादव भ्रष्टाचार के पितामह है और इनकी ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है, मैं पूरी ताकत से कह रहा हूँ, मैं एक मंत्री कह दे मैं ईमानदार हूँ, मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभी एक विधायक बीजेपी का, ये बीजेपी के विधायकों को चुनौती दे रहा हूँ, वो बता दे कि इस विभाग में हमारी सुनी जाती है और हम बिना पैसे से हमारे कार्यकर्ता का काम करा देते हैं, उस विधायक के घर जाके उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक तो आए, एक मंत्री तो आए। अरे सब छोड़ दो, मोहन यादव में इतना मांदा है, सब मंत्रियों को पटल पे रखवा दे कि आज से 10 साल पहले इनकी संपत्ति क्या थी और आज क्या थी, आज क्या है। छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष जो 10 साल पहले था वो कैसी स्थिति में था और आज क्या है। बीजेपी के पार्षद आज से 5 साल पहले उनके पास मोटरसाइकिल थी क्या और आज स्कॉर्पियो है कि नहीं, या डिफेंडर है कि नहीं? जरा चेक करो ये कहाँ से आया। और ये हम नहीं बोले तो फिर कौन बोले?
ये बात है ना सच्चाई की। तो ये आपके माध्यम अच्छा, से एक मैं और ये बात आपके बताओ, आप माध्यम एक- से मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ। जी आपकी, आपके परिवार की, आपके अड़ोस पड़ोस की, आपके रिश्तेदारों की, कोई 10 साल में मोदी की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ तो मोदी अच्छे, और नहीं हुआ तो फिर ये आपके खून को चूस कर ये मगरमच्छ हो रहे हैं, और आप देख रहे हो केवल हिंदुत्व और कट्टरता के नाम पे आपकी भावी पीढ़ी की रक्षा करो, सोचो उसके लिए, बस यही आग्रह है। अच्छा, ये एक और बात है, आजकल बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, मतलब नहीं, सबको aggressive- सुना देते हैं। एग्रेसिव नहीं हुआ मैं मतलब ऐसे जैसे हमारे गांव में एक कहावत थी, एक हरैया में सबको नहीं जोतना चाहिए। नहीं, मतलब एक ही विषय उसमें- हरैया का नहीं अच्छा, है। राहुल विषय- गांधी जी भी 3 तरीके के 4 तरीके के घोड़े बता गए थे। आप मतलब मेरा कहना है एक उदाहरण भी तो कहीं प्रस्तुत हो, जनता कहाँ जाए। मतलब जैसे जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं वहाँ की नीतियाँ, वहाँ की नहीं, ये नीतियाँ- बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी की, आज की कांग्रेस, नई कांग्रेस, यंग कांग्रेस का विजन क्या है जिससे जनता उसके साथ आए, ये सवाल है, यह आपका जिनाइन सवाल है, और ये विजन हम समय पे देंगे जी। हम चाहते हैं इस प्रदेश को स्वास्थ्य फ्री मिले, अब आ गया वो समय, शिक्षा फ्री मिले, आ गया वो समय, मेरे किसान भाइयों को फसल बोने के लिए पहले जब वो फसल बोए तब सहायता चाहिए, समय पे खाद बीज ये वो पुरानी बातें तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ फसल जैसे ही वो बोएगा उससे सरकार को उसको लगना चाहिए मेरी सरकार है, मेरी सहायता करे, फसल का दाम चाहिए उसको। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो अपराध उनके साथ होते हैं, उनसे स्ट्रिक्टली निजात चाहिए अब उनको। पुलिस हमारी है, जो थाने हमारे हैं, पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी हमारे हैं, इनको इक्विपमेंट सही चाहिए, इनको संसाधन सही चाहिए, इनकी संख्याएं सही चाहिए, जो बल है वो पर्याप्त चाहिए। अभी किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, शिक्षा के हायर एजुकेशन में शिक्षकों की अद्भुत 50% कमी है, पर हमारा मुख्यमंत्री के लिए पास ये सोचने का समय नहीं है, वो करो अभिनंदन में लगे। हमारा पास डॉक्टरों की 30% नहीं 60% कमी है, फिर भी हमारा मुख्यमंत्री को इससे लेना देना नहीं, वो सरकारी जिला अस्पताल बेचने में लगे हैं। हमारा मुख्यमंत्री ने विभाग बना दिया, 1100 संपत्तियां, 1100 संपत्तियां 1100 करोड़ अच्छा, में आप बेच दी। प्रदेश पर इस स्तर पर हमारा भी यही कह रहे हैं? मुख्यमंत्री को चिंता इस बात की है, सुनो जी आपको सुनाना है प्रदेश को, हाँ सुनिए कि 5 संपत्तियां अभी पूरी सरकार लगी बेच देगी, वो ब्याज चुकाना है। पूरी सरकार के पास एक ही एजेंडा है आज कि 5 संपत्ति कहीं बॉम्बे की, कहीं केरल की, कहीं बाहर की प्रदेश से, वो बेचना है। क्यों? कि ब्याज माथे पे आ गया है। और नहीं, तो ये बात आप प्रदेश के लिए भी कह रहे हैं और देश के लिए भी कह रहे हैं कि आप देश में कह रहे हैं कि मोदी जी ने अगर 14 साल में देखें तो हमने इतना बनाया कि मोदी जी बेच नहीं पाए, ये भी आप कह रहे हैं? नहीं, बात ये है कि जो नेहरू जी बना के गए अभी अजय माकन जी ने संसद में एक आंकड़ा पेश किया था, आज बीजेपी के पास है 10,000 करोड़ से ऊपर की कैश रखा है, हमारे पास है 50-150 करोड़, 300-350 जो 388 आपका आया था, उनका कुछ 11-14 आया। तो जो देश में 70 साल से एक जिसने बीजेपी से 4 गुना ज़्यादा राज किया, उसके पास ये है, तो ईमानदार कौन? और बीजेपी ने पिछले 10 साल में अभी जितना खर्च किया हुआ है, तो फिर ईमानदार कौन? देशवासी देखें। ज़्यादा बेईमान कौन, कम बेईमान कौन? नहीं, ये बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने वालों की, जो आप पीछे से कह रहे थे हम ईमानदार हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ही ने तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है। नहीं, आप लोग कह रहे थे मोदी ईमानदार आया है। अगर मोदी ईमानदार आया तो फिर ये 10,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? नहीं, मैं हर जगह आपकी बात जायज है, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि सरकारों के चश्मे जब आते हैं ना तो पार्टियों के विजन धूमिल हो जाते हैं। जब सरकारों के चश्मे आते हैं तो वही सेठ, मैं एक आम आदमी की पीड़ा कहना चाहता हूं कि जो सेठ अपनी गोटियां इस सरकार में फिट करे हैं, सरकार बदलती है वही सेठ अपनी गोटियां वहां फिट कर लेते हैं। जो संघर्ष वाला आदमी है वो तो बेचारा पिसता ही है, संघर्ष में वो विजन क्लियर है, लेकिन जैसे सरकार बनती है हमारा, आप भरोसा रखो नवीन, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। कोई बात नहीं, गई पिछली बात नहीं करूंगा, कहा मैंने शुरू में, आगे की बात करो। जर्नलिस्ट मजबूत हो, हमें क्रिटिसाइज करें, हमें सुधार करें, हम इसके हमेशा करते हैं। आप तो क्रिटिसिज्म पसंद करते हैं, मेरी लाइन से। लेकिन लोग आजकल कहने लगे हैं कि जीतू पटवारी जी बिल्कुल मतलब मीडिया को बिल्कुल बहुत खरी खोटी सुना। नहीं, मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ। प्रदेश की जनता को महसूस कराता हूँ कि लोकतंत्र में जिसकी सबसे ज़्यादा चौथा स्तंभ है, जो क्रिटिसाइज करता है सरकार को, गंभीरता से उसकी कमियां बताता है, इसलिए कि वो सरकार सही दिशा में चाह।
विपक्ष के तौर पे जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत हमारे संघर्ष का साथी है मीडिया में ऐसे उसके साथ खड़े क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते हैं? सब सारे एक जैसे नहीं है, इसमें भी मीडिया के परिवार के आपके जैसे जब प्रवक्ता बैठते होंगे, कभी प्रवक्ताओं से फीडबैक भी तो लो कि भैया कौन आपको बीच में काटता है, कौन बोलने देता है, कौन नहीं। वो हमें पता है कौन बोलने देता है और कौन काटता है, हम देखते रहते हैं। आजकल आप मीडिया को रिजेक्ट भी करने लगे हो, प्रोग्राम्स में नहीं जाते मुद्दों पे कि नहीं इस पे बात नहीं करना है। मैं कभी मीडिया को इग्नोर नहीं करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और मुझे भी मीडिया बहुत पसंद करती है। मेरी राजनीति में आज तक जितना मैंने पाया उसमें 30% योगदान मेरे मीडिया के परिवार के लोगों का है। उनने खूब सहयोग किया, मेरे में इतने गुण नहीं थे, फिर भी मुझे इस लायक बनाकर पेश किया जनता के बीच में कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया, पब्लिक पार्टी की सेवा। तो मैं मीडिया के बारे में 3 बातें आपने जो कही, एक बात और पूछ लेता हूँ कि परिवारवाद, व्यक्तिवाद केंद्रित राजनीति हो रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, कांग्रेस में राहुल जी, आप लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, कांग्रेस के क्यों नहीं कहते? ऐसा है, बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, इसको आपको पहले डिफरेंसेस जनता को, आज की यंग पीढ़ी को बताने पड़ेंगे। हम राहुल जी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के विचार के साथ हैं, हम देश के संविधान के साथ हैं, हम मानवता के साथ हैं। ये है कांग्रेस। बीजेपी, हम कट्टरता के जो साथ है, जो नफरत के साथ है, जो मोदी के साथ है, जो संकीर्णता के साथ है, जो हिंसा के साथ है, वो है बीजेपी। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि देश इस दोराहे पे आ गया है कि यहाँ से आपको तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बचाना है या राजतंत्र को लाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि चुनाव विश्वास का है, भरोसे का है। चुनाव आयोग उसकी रक्षा करता है, जो मोदी जी के गिरवे चला गया है। अब बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। दूसरा, जब चुनाव में वोटर लिस्ट फ्रीज होंगे, जब आचार संहिता लगेगी, तभी लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो वोट की चोरी होगी। तीसरा, हमें वास्तविकता में जो आप पे बीत रहा है, खुद पे बीत रहा है, जनता पे बीत रहा है, उसको महसूस करो और निर्णय लो। अब आपको खुद को जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। आपकी परेशानियाँ, आपके आसपास की परेशानियाँ, आप में होने वाले समाज की कमियाँ, अगर ये सब दिखती है तो इसके लिए बीजेपी दोषी है, नरेंद्र मोदी दोषी है, शिवराज सिंह चौहान दोषी है, मोहन यादव दोषी है। धन्यवाद। शोक गीत में बदल रही है धीरे धीरे लोरी, एक ने फंदा फेंका था, एक ने खींची डोरी। लगता है गर्भस्थ स्वप्न को लकवा मार गया है, लगता है परिवेश समूचा खुद को हार गया है। नया फैसला करना होगा मिलकर सबको दोबारा, अच्छे दिन का सपना निकला अंधा और आवारा। तो क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं? अगर आपके आए हों, ये ना जीतू पटवारी जी के कहने से मानना, ना किसी जर्नलिस्ट के कहने से मानना, ना किसी नेता के कहने से मानना, ना किसी संत के, ना किसी मौलवी के, ना मुल्ला के, ना हकीम के। ये मानना आप अपनी व्यक्तिगत आकलन करके कि क्या आपके घर में आपके लोगों को अच्छी शिक्षा है, आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य है, आपके लिए एक अच्छा परिवेश है, आपके आसपास अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। अगर अच्छा है तो अच्छा है, और नहीं है तो आप समझदार हैं, अपना निर्णय लीजिए। सर, आपने जितने उद्वेलित तरीके से अपने विचार मेरे साथ साझा किए, वो प्रदेश की जनता के दिलों तक पहुँचे और जनता जीतू पटवारी के इन विचारों से सहमत हो, तो ये कार्यक्रम सार्थक है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी।